तुम्हारी जगह दिल्ली में है जयप्रकाश, यहाँ नहीं। ये नेहरू की जेपी से मनहार है कि वो दिल्ली चले आए, आज़ाद भारत की सरकार में हिस्सेदारी लें, पर जेपी का जी दिल्ली में नहीं रमता। वो ऑफर रिजेक्ट करते हैं। कुछ बरस बीतने के बाद इसी तरह का न्योता नेहरू की बिटिया इंदिरा ने भी दिया कि जेपी आए और राष्ट्रपति की गद्दी संभालें, पर इतिहास जानता है कि जब जेपी दिल्ली आए तो इंदिरा को गद्दी से हटाकर ही दम लिया। सुनाएंगे वो किस्सा भी जब इंदिरा की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने प्लेन हाईजैक कर लिया था। आज कहानी जयप्रकाश नारायण की। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, यानी रोज की एक किताब और उससे जुड़े मजेदार किस्से। और आज की किताब है प्रवीण झा की लिखी जयप्रकाश नारायण की जीवनी, जेपी नायक से लोक नायक तक। शुरू करते हैं नेहरू और जेपी की बात मुलाकात से। यह आज़ादी के बाद का वक्त है। नेहरू ने जेपी से कहा कि तुम एक अस्थिर व्यक्ति हो, कभी सोशलिस्ट बनते हो, कभी सब छोड़कर भूदान करते हो, कभी जंगल में आश्रम। तुम सपनों में ही जियोगे या जमीन पर भी आओगे, नेहरू कह रहे हैं। आगे कहते हैं तुम्हें मेरे विपक्ष में रहना है तो वही रहो, लेकिन तुम राजनीति में आओ। जेपी ने नेहरू की बात काटते हुए तब कहा था, मैं राजनीति में आकर क्या करूंगा और आप राजनीति में क्या कर रहे हैं? हमें इस भ्रष्ट पार्टी पॉलिटिक्स से भारत को मुक्त कराना है। हम सबको गांव का राज कायम कराना है। जयप्रकाश ने फिर वही राग छेड़ा। नेहरू बस इतना ही कह पाए कि मैं तुम्हारी शर्त को मानने को तैयार हूं। पंचायती राज अब कायम जरूर होगा, लेकिन इतने बड़े देश को पंचायत तो नहीं चला सकती। तुम्हारी जगह दिल्ली में है जयप्रकाश, यहां नहीं। हालांकि जेपी ने बात मानी नहीं, वो अपने सामाजिक कामों में मशगूल रहे। कुछ बरस बीतने पर एक ऑफर इंदिरा की तरफ से भी आया। कभी डॉक्टर आंबेडकर ने जोर देकर कहा था कि ये देश अब आज़ाद हो गया, अब इसमें किसी तरह की असहयोग या क्रांति की जगह नहीं। और सरदार पटेल ने कहा था कि केंद्र के पास पूरी शक्ति रखनी चाहिए ताकि राज्य बिखर न जाए। नया देश बना था। इंदिरा गांधी ने इन दोनों की कही बात को इस कदर आत्मसात किया कि अब बाबा आंबेडकर की ही कही दूसरी बात सत्य होने लगी कि इस देश की मिट्टी मूलतः अलोकतांत्रिक है, जिस पर हमने लोकतंत्र का बस ऊपर से छिड़काव किया है। भारत की परिभाषा बदलने लगी। इंदिरा इज इंडिया का नारा बुलंद होने लगा। जेपी इन तमाम गतिविधियों से दूर थे, या ऐसा लगता था कि वो दूर हैं। 1969 में जाकिर हुसैन की असमय मृत्यु के बाद इंदिरा ने जेपी के पास राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भेजा। जेपी ने कहा कि इस देश का राष्ट्रपति तो कठपुतली होता है, मैं बनकर क्या करूं? इस पर उन्होंने भारत का सर्वोच्च पद भी छोड़ा। इस तरह क्यों छोड़ा? इस सवाल का जवाब एक दूसरे सवाल में निहित है कि पद का प्रस्ताव उन्हें दिया क्यों गया। इंदिरा ने अपने पिता के प्रिय मित्र जयप्रकाश चर्चा को करीब से देखा था। लेखक का तर्क है कि वो शायद जानती थी कि यह सोया हुआ शेर है जिसे पिंजरे में बंद करना बेहतर रहेगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि जयप्रकाश ने खुद तो गद्दी ली नहीं और इंदिरा को भी गद्दी से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब एक और मुलाकात से वाबस्ता होने का वक्त है। ये जेपी और चंबल के खतरनाक डाकू माधो सिंह की मुलाकात थी। जेपी अभी पटना लौटे ही थे कि कंबल ओढ़े एक तगड़ी मूंछों वाला अजनबी घर के बाहर खड़ा मिला। परिचय दिया, मैं राम सिंह हूँ साहब, बागियों का संदेश लेके आई हैं चंबल से। जेपी ने सोचा भला डकैतों को मुझसे क्या ही काम आ सकता है। उन्होंने कहा आप गलत जगह आ गए हैं। जेपी हंसकर अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद राम सिंह फिर दरवाजे पर आए। जेपी ने कहा कुछ खींचकर कि अरे भाई मैं बीमार हूं और मैं किसी डकैत वकैत को नहीं जानता। जेपी ने फिर दरवाजा बंद कर लिया। इस पर अगले ने अपनी रौबदार आवाज में कहा साहब मैं राम सिंह नहीं हूं, माधो सिंह हूं। जेपी ने झटके से दरवाजा खोला। माधो सिंह, चंबल वाले माधो सिंह, तुम्हारे ऊपर तो 1.5 लाख का इनाम है। माधो सिंह पर अपने दस्यु जीवन में 23 कत्ल और 500 अपहरण के मामले दर्ज थे। जेपी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने फौरन कहा कि अंदर चले आओ, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें, यहाँ क्यों आए, कैसे आए वगैरह। तब राम सिंह ने जवाब दिया सिलेंडर के लिए साहब। जेपी ने पहले तो इस पर ना नुकर की, फिर बोले कि तुम डर तो नहीं रहे हो कि मैं पकड़वा दूंगा। माधो सिंह ने कहा कि हम लोग बागी हैं साहब, आप पर भरोसा किया है। यह कहकर माधो सिंह ने कंबल में छुपाई अपनी बंदूक जेपी के कदमों पर रख दी। उन्होंने बंदूक किनारे रखवा दी और अपनी पत्नी प्रभा देवी से मेहमान के लिए भोजन का इंतजाम करने को कहा। चंबल का सबसे खूंखार डाकू माधो सिंह कुछ दिन आश्रम में सेवक की भूमिका निभाकर वापस चंबल लौटा और अगले ही महीने जेपी को मुजफ्फरपुर में दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें दिल्ली लाया गया और फरवरी में ही अस्पताल से निकल पाए वो। देश को लगा कि जेपी का राजनीतिक जीवन अब सदा के लिए खत्म हो गया, लेकिन जेपी इतनी जल्दी खत्म होने वाले कहाँ थे। अस्पताल में लेटे लेटे ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी को चिट्ठी लिख दी थी कि जेल में बंद डाकू तहसीलदार सिंह को छोड़िए। ये वही डाकू थे जिन्होंने
12 साल पहले विनोबा भावे के सामने हथियार रखे थे। वहीं अस्पताल में मिलने आई इंदिरा गांधी को उन्होंने बता दिया कि वो ठीक होकर एक बड़े मिशन पर चंबल जाएंगे। अस्पताल से निकलकर जेपी डाकू माधो सिंह और तहसीलदार सिंह के साथ चंबल के डाकुओं से मिलने निकले। 14 अप्रैल 1972 को महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने 400 डाकुओं ने अपनी बंदूकें रख दी। जेपी वहीं रो पड़े। चंबल वासी उसी वक्त डाकुओं को फांसी दिलाना चाहते थे, लेकिन जेपी ने उन्हें रोका। कहा, ये लोग आज अपने हथियार रखकर महात्मा के मार्ग पर जाना चाहते हैं, हम इन्हें कैद खाने में लटकाकर क्या हासिल कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक था कि चंबल के सैकड़ों डकैतों के लिए एक ऐसी खुली जेल की व्यवस्था हुई जो दुनिया में उस वक्त गिने चुने देशों में थी। इन डाकुओं ने फिर कभी हथियार नहीं उठाए। अब एक कहानी तब की जब भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी जेल में थे। जेपी को जेल से भागना ही था तो वो गुड़ बनाने लगे। उस वक्त जेल में मौजूद थे योगेंद्र शुक्ल, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के गुरु, चंद्रशेखर आज़ाद के साथी पहलवान और बिस्मिल के साथी कवि। अंग्रेजों ने 5 साल अंडमान में सेलुलर जेल में उनके साथ क्या क्या नहीं किया बताने की ज़रूरत नहीं। इतनी बदतर हालत हुई कि भूख हड़ताल पर बैठे और आखिर हजारीबाग लाए गए। वो योजना तो बन गई कि दीवार कहाँ से फांदनी है। विजयदशमी का दिन था, यहाँ रेकी करने गए तो देखा कि 2 ढुलमुल से बंदी सीढ़ी लगाकर भाग रहे हैं। अरे यार जेपी, ये हमें भी फंसवाएंगे, भाग न पाएंगे, गश्ती और बढ़ा देंगे। शुक्ला ने कहा, अभी इन्हें भगाता हूँ। जेपी ने झाड़ी के पीछे से छुपकर खांस दिया। दोनों कैदी भागे। फिर एक रस्सी फंसाकर सीढ़ी को किनारे किया गया कि शक न हो। जेपी के जेल से भागने का शुभ दिन दीपावली से बेहतर क्या होता। दीपावली की रात भारत के इतिहास की यादगार रात बनी जब हजारीबाग जेल से 6 कैदी भागे और देश को एक नई सुबह देने के मिशन पे लगे। बीमार जयप्रकाश को कंधों पर लेकर जंगल में भागते योगेंद्र शुक्ल की तस्वीर आज भले ओझल हो चुकी है। शुक्ल ये गीत गा रहे थे, लेकिन तब ये डॉक्यूमेंटेड है कि जब हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकता है शायद कुछ कैदी, तोड़ रहे हैं जंजीरें। जंजीरें टूटी थी, 5 बरस बाद मुल्क आज़ाद हुआ। यहाँ तक हमने आपको जेपी की कहानियाँ सुनाई इस किताब के हवाले से। अब जाते जाते जेपी के दौर की एक और कहानी सुनाते हैं। दिसंबर 1978 में इंदिरा गांधी को तिहाड़ जेल भेजा जाता है। ऐसा पहली बार होता है कि किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री को जेल भेजा गया। इसके बाद जो हुआ वो भी संभवतः पहली ही बार था। अगले दिन इंडियन एयरलाइंस का एक हवाई जहाज़ लखनऊ दिल्ली के रास्ते में हाईजैक कर लिया गया। भोलानाथ और देवेंद्र पांडे नाम के 2 आदमी खिलौना बंदूक के दम पर 126 यात्रियों को बंदी बनाकर रखते हैं। उनके कहने पर रास्ता मोड़कर हवाई जहाज़ बनारस में उतारा गया। उनकी शर्त थी कि इंदिरा गांधी को छोड़ दिया जाए। तभी सरकार भोलानाथ के पिताजी को पकड़ कर लाती है और वायरलेस से समझाने भेजती है। पिता समझाते हैं कि नौटंकी बंद करो और सरेंडर करो। वो दोनों इंदिरा गांधी की जय करते हुए सरेंडर करते भी हैं। बाद में इस कथित वफादारी के इनाम के तौर पर भोला और देवेंद्र को कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट्स देती है और दोनों जीतते हैं। 15 जुलाई 1979 को जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह टूटी फूटी जनता पार्टी के नेता तो चुने जाते हैं, लेकिन अब वो समर्थन के लिए उन्हीं इंदिरा गांधी के दरवाजे पर जाते हैं जिनके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। 28 जुलाई को चरण सिंह शपथ लेते हैं और 19 अगस्त को इंदिरा गांधी समर्थन खींच लेती हैं। जेपी के संपूर्ण क्रांति का सपना कुछ इसी तरह टूट जाता है। अगले साल जेपी का देहांत हो जाता है। किताबी बातों के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक टेंगोरिया ने। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप।